नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, प्रश्न संख्या 33 की हमने चर्चा कर ली थी। ये पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं देखी थी। प्रश्न संख्या 33 में 4 कथन हमारे सामने थे और हमें बताना था कि इसमें से कौन सा सही है। तो हमने इसमें सी का चुनाव किया था, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा सही था। अब पहला वाला जो कथन था वो गलत था। कैसे गलत है? तो गलत के लिए व्याख्या को देखते हैं। यहाँ व्याख्या देखना आवश्यक है, इससे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसे देखिए। सुलेमान के पश्चात उमर द्वितीय जो है वो खलीफा बना। सुलेमान के बाद कौन खलीफा बना? तो यहाँ उमर द्वितीय ये खलीफा नियुक्त होते हैं। 717 से लेकर 720 इनका जो समय अवधि है वो दिया हुआ है। इसके समय में जय सिंह ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था, अर्थात इस्लाम को स्वीकार किया था। और इसके बाद अगले खलीफा का नाम है हिशाम। 724 से लेकर 743 ईस्वी, इनके समय में जय सिंह ने इस्लाम का त्याग कर दिया था। ये दोनों के समय का अलग अलग क्रियाकलाप है। इसके बाद पुलकेश राज अवनी जनाश्रय के नौसारी अभिलेख में, ये अभिलेख का नाम है नौसारी अभिलेख। इसमें अरबों को हराने का कारण, यहाँ पे अरबों को इन्होंने हराया था। किसने हराया था? तो ये पुलकेश राज अवनी जनाश्रय ने हराया था, और ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है नौसारी अभिलेख से। और इसी कारण इन्हें दक्षिण पथ के ठोस स्तंभ की संज्ञा दी गई है। दक्षिण पथ का ठोस स्तंभ कहा गया है। भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में भी नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों तथा अरबों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है। तो अलग अलग राजाओं के यहाँ शिलालेख और अभिलेख हैं जिसमें अरबों पर विजय का वर्णन किया गया है। इसे आप देख रहे हैं, पुलकेश राज अवनी जनाश्रय और इसके बाद नागभट्ट प्रथम। अभिलेखों के नाम को अगर देखें तो नौसारी अभिलेख है और ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। तो इस आधार पे हमने इसका जो विकल्प था वो सी वाला चुना था। सी वाला मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रश्न को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ से वास्तव में ये वीडियो लेक्चर शुरू होता है। और प्रश्न संख्या 34 को देखने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं। इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है प्रतिवर्ष, उसके लिए भी इसे चलाया जा रहा है। और इस साल यह परीक्षा 31 मई को प्रस्तावित है। हालांकि अभी कोरोना पर सब कुछ निर्भर है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इन टेलीग्राम ग्रुप से आप अगर जुड़ना चाहते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ आपको सारी आवश्यक जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ कई माध्यम हैं, कई जरियों से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा माध्यम है वीडियो, जो कि यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुँचते हैं। यूट्यूब चैनल हमारे कई हैं इस समय। एक बैकअप चैनल है, एक करंट अफेयर वाला है, एक और नया बना है, और ये पुराना चैनल तो है ही है, सबसे पुराना वाला जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इनसे आप जुड़े रहिए और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन रखिएगा, तो जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा इसे लाइक और शेयर करेंगे तो इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा। शेयर करने से ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचेगी। ये सारे वीडियो वर्तमान में भी फ्री हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, वह निःशुल्क नहीं है, उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। टेलीग्राम की अगर बात करें तो टेलीग्राम पे ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही चैनल है। यहाँ पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और जो अध्ययन सामग्री यहाँ उपलब्ध होगी वह पूरी तरह से फ्री होगी, उसका आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। इसके अलावा वेबसाइट है studyforcivilservices.com, तो उस वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ बटोर सकते हैं। ये सब चीज़ें थी। चलिए आगे चलते हैं अपनी प्रश्नों की श्रृंखला में, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की थी। और इस पूरी प्रश्नों की श्रृंखला के जरिए हम अपने मध्यकाल को जानने का प्रयास कर रहे थे, खासतौर पे भारत के संदर्भ में। लगभग 500 के आसपास बेहतरीन बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न अपने आप में तथ्यों का एक खजाना है। इसके जरिए हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9वीं शताब्दी के अंत में सिंध से खलीफा का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। जिम्मी का अर्थ ऐसे लोगों से है जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया है। सिंध विजय के बाद सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक मीर कासिम था और हिंदसा इसका मूल स्थान भारत है। ये 4 कथन हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जो सही ना हो उसका आपको चुनाव करना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात केवल दूसरा। जो दूसरा है वो सही नहीं है।
दूसरा कथन यहाँ ठीक नहीं है। जिम्मी का अर्थ ऐसे लोगों से है जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया है, मतलब इस्लाम स्वीकार कर लिया है। तो ऐसा नहीं है, इस्लामी सत्ता को स्वीकार कर लिया है लेकिन इस्लामी धर्म नहीं स्वीकार किया है। ये ऐसी मतलब प्रजा होती थी जो कि इस्लामी राज्य को स्वीकार कर लेती थी और जो जजिया कर था उसे चुकाने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन धर्म नहीं बदला है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। तो यहाँ धर्म स्वीकार कर लेना ये जो शब्द है ये गलत है। बाकी सब जितने भी वाक्य हैं वो ठीक है। तो इस आधार पे हमने बी का चयन किया, केवल 2 वाला, जो कि सही नहीं है। इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, 9वीं शताब्दी के अंत में सिंध से खलीफा का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया था। सिंध में मंसूरा और मुल्तान केवल 2 छोटी छोटी रियासतें थीं जहाँ पे अरबों का नियंत्रण था, अदरवाइज और जगह से ये बिल्कुल हट चुका था। जिम्मी का अर्थ एक ऐसी संरक्षित जनता से है जो लोग मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लेते थे। जजिया कर देने पर यह सहमत हो जाते थे। शासन स्वीकार करेंगे तो जो टैक्स लगेंगे उन्हें भी देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अल बरूनी के अनुसार, अल बरूनी का नाम आपने सुना ही है, किताबुल हिंद। तो अल बरूनी के अनुसार अरबों द्वारा जो संख्याओं के चिन्ह इस्तेमाल किए गए, जो अंक थे उनके जो चिन्ह इस्तेमाल किए गए, वो हिंदू चिन्हों के सबसे सुंदर उदाहरण है। सर्व सुंदर मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर। और हिंदसा, हिंदसा का मतलब होता है संख्या का अरबी नाम। संख्या को ही अरबी भाषा में हिंदसा कहते हैं। इसका मूल स्थान भारत है, इसका जो जन्म स्थान है वो भारत है, ऐसा अल बरूनी के कथन के अनुसार कहा गया है, उसी से संदर्भ लिया गया है। तो इस आधार पे हमने बी का चयन किया, जिसके आधार पे केवल दूसरा गलत था। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौशीरवा ये पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। और देखिए, मंसूर के बाद हारून ये खलीफा बने थे। 786 से लेकर 808 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तो मंसूर के बाद ये खलीफा बने थे, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद मंदिरों के मंडपों के बुर्ज को, बुर्ज मतलब होता है शिखर, जो चोटी होती है, उसको अरबों ने मस्जिदों और मकबरों का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुकरण किया, उसकी नकल की। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। जो सही ना हो उसका आपको चयन करना है। तो देखिए, नौशीरवा ये पंचतंत्र का अरबी अनुवाद नहीं है। पंचतंत्र का अनुवाद तो किया गया, अरबी में भी किया गया और फारसी में भी किया गया, लेकिन नौशीरवा ये अरबी भाषा का अनुवाद नहीं है। तो ये किस भाषा का है? पहला वाला ही गलत हो जाता है, और जो सही ना हो उसी का हमें चुनाव करना था। उत्तर देख लीजिए इसका। इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात केवल पहला वाला। पंचतंत्र का अरबी भाषा का अनुवाद, और बाकी दोनों सही है। मंसूर के बाद हारून जो है ये खलीफा बने थे, और मंदिरों के मंडपों और जो बुर्ज थे, मंदिरों का जो मूल प्रांगण होता था उसके ऊपर जो शिखर होते थे उसे कलश भी कहा जाता था, उसकी नकल अरबों ने की है। और कहाँ पे की है? तो मस्जिदों और मकबरों के बुर्ज बनाकर। तो ये दोनों कथन ठीक थे। पंचतंत्र के बारे में कुछ देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, नौशीरवा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका अनुवाद खुसरो प्रथम के समय में किया गया था। ये फारसी अनुवाद है, अरबी नहीं, इसलिए पहला वाला गलत हो गया था। अरबी भाषा का जो अनुवाद है उसे कलीलाह या दिमना कहा जाता है। मतलब ये अलग अलग नाम है जो कि अरबी भाषा में अनुदित हैं। पंचतंत्र के ही ये अनुदित ग्रंथ है, इसका ट्रांसलेशन किया गया है। और मंसूर के बाद हारून ये खलीफा बने थे 786 से लेकर 808 ईस्वी तक। यह विद्या प्रेमी थे, यह विद्वानों का सम्मान करते थे। इनके समय में अरबों ने पश्चिमी तुर्किस्तान पर आक्रमण किया था, और वहाँ के नौविहार नामक बौद्ध मंदिर से, ये बौद्ध मंदिर का नाम है, और आक्रमण कहाँ किया गया था? पश्चिमी तुर्किस्तान पे किया गया था अरबों के द्वारा। वहाँ के विद्वान महंत बरामका को ये बगदाद ले गए थे, अपने साथ उठाकर बगदाद ले गए थे। तो ये बातें हैं। अब इसमें पंचतंत्र वाली बात आप याद रखिएगा, फारसी अनुवाद है, न कि अरबी। अरबी भाषा वाला अनुवाद भी आप देख ही रहे हैं। अरबी भाषा में जो अनुवाद है वो कलीला और दिमना है। नौशीरवा ये फारसी अनुवाद है। और पंचतंत्र ये एक कहानियों से भरा हुआ ग्रंथ है। अनेकों कहानियां हैं और ये सभी कहानियां शिक्षाप्रद हैं। इसको लिखने वाले जो लेखक थे वो बड़े ही विद्वान आदमी थे, और विद्वान के साथ बड़े ही कूटनीतिज्ञ भी थे। एक राजा के मूर्ख राजकुमारों को, मतलब मूर्ख पुत्रों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। एक राजा थे और उनके जो बेटे थे वो महामूर्ख थे। न तो उनके अंदर सीखने की कोई इच्छा थी और न सीखने लायक बुद्धि थी। वे सीखना ही नहीं चाहते थे, और राजा को चिंता हुई कि ये इतने बेवकूफ़ और छटे हुए निकम्मे हैं, तो ये मेरे बाद राज्य को कैसे संभालेंगे। और इसी चिंता को लेकर वे इस ग्रंथ के रचयिता के पास पहुँचे, और इस ग्रंथ के रचनाकार विद्वान ने एक कहानियों का ऐसा संग्रह तैयार किया जिसमें कि बहुत सारी शिक्षाएं समाहित थी।
और कहानियों के माध्यम से ही उन्होंने उन मूर्ख राजकुमारों को शिक्षित कर दिया, महापंडित बना दिया, मतलब बहुत बड़ा विद्वान बना दिया। वे राजकुमार उपदेश नहीं सुनना चाहते थे, जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं उसे नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन कहानियों को सुनने के लिए वे सहर्ष तैयार हो जाते थे, खुशी खुशी राजी हो जाते थे। और कहानियों के जरिए बड़े चालाकी से इन्होंने शिक्षा दी। तो ये कहानियाँ आज भी बड़ी लोकप्रिय हैं। अब आप बताइएगा कि इसके लेखक का नाम क्या था, वास्तविक मूल लेखक कौन थे, और पंचतंत्र की मूल भाषा क्या है, मूल रूप से ये किस भाषा में लिखा गया। हर ग्रंथ की एक मुख्य भाषा होती है, मेल लैंग्वेज होती है। तो इसकी मेल लैंग्वेज क्या है और इसके ऑथर का नाम क्या है, बताइएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 36 को देखिए। अल्पतगीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बुखारा के समानी शासक अब्दुल मलिक का तुर्कदास था। तुर्कदास था, ये इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद 956 ईस्वी में यह खुरसान का राज्यपाल नियुक्त हुआ। गजनवी वंश की स्थापना इसी ने की थी और इसने खुरसान को अपनी राजधानी बनाया था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो सही हो उसका आपको चयन करना है। तो सभी सही है या फिर कुछ ही सही है, देखकर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा गलत क्यों हो गया। यहाँ राजधानी खुरसान को नहीं बनाया था। अल्पतगीन के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो उसने खुरसान को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। तो ये यहाँ राजधानी कौन सी थी, इसे देख लेते हैं। राजधानी का नाम, सबसे पहले तो अल्पतगीन के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। अल्पतगीन बुखारा के समानी शासक, यहाँ आप इसे जूम कर लीजिए। अब देखिए, बुखारा के समानी शासक अब्दुल मलिक का ये तुर्क दास था। ये एक दास था और अपने साहस और परिश्रम के बल पे इसने हजीब उल हज्जाब के पद पे नियुक्ति प्राप्त की। गजनवी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने की थी और गजनी वंश ईरान की एक शाखा थी। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, न कि खुरसान को। तो वहाँ राजधानी का नाम गलत दिया है, इसलिए अंतिम वाला कथन गलत हो जाता है। गजनी वंश का एक अन्य नाम यामीनी वंश भी है। ये अन्य नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी इस नाम से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा वंश पूछ लिया। तो ये गजनी वंश का ही एक अन्य नाम है। तो इस आधार पे हमने बी का चुनाव किया और बी वाले का चुनाव करने पर इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही होता है, लेकिन चौथा गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखिए। अल्पतगीन के समय के भारत के संदर्भ में, उस समय जो भारत की स्थितियां थी उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राजवंश का राज्य था। गजनी और हिंदूशाही राजवंश की जो सीमाएं थी वो आपस में टकराने लगी थी, इनके बीच में टकराव उत्पन्न होने लगा था। अल्पतगीन की मृत्यु 972 ईस्वी में हुई थी और अल्पतगीन का उत्तराधिकारी बलक्तगीन था। आपको ये बताना है कि इसमें से चारों में से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। देख लीजिए, बताइए। विकल्प आपके सामने है और कथन भी दिख रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात तीसरा और चौथा। इसमें जो तीसरा है और चौथा है वो ठीक नहीं है, पहला और दूसरा सही है। इसमें तीसरा और चौथा कथन सही नहीं है और जो सही नहीं था उसी का हमें चुनाव करना था। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राजवंश का शासन था या राज्य था। इसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था, इसीलिए इसे हिंदूशाही राजवंश कहा जाता है। काबुल भी इसके अधिकार क्षेत्र में था। इस राजवंश के अधिकार में काबुल भी आता था और इसी वजह से गजनी और हिंदूशाही राजवंश की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से टकराने लगी थी। यहाँ दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा था। अल्पतगीन की मृत्यु 963 ईस्वी में हुई थी और अल्पतगीन का उत्तराधिकारी इसका पुत्र इसहाक था। इसके पुत्र का नाम इसहाक था और इसने 3 वर्ष तक शासन किया था। 3 वर्ष तक यह राजा बना रहा। बलक्तगीन इसहाक का सेनापति था और इसने इसहाक की मृत्यु के बाद गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो ये सेनापति था, न कि उत्तराधिकारी। इसने अधिकार किया था, मतलब जबरदस्ती अधिकार किया था। तो इस तरीके से हमने सी का चयन किया। तीसरा और चौथा इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा, जो कि प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है। बाकी दोनों सही है, पहला दूसरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 को देखिए। बलक्तगीन की मृत्यु 970 ईस्वी में हुई थी। पीराई ये अल्पतगीन का सबसे छोटा पुत्र था। पीराई 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और सुबुक्तगीन अल्पतगीन का एक दास था। ये 4 कथन है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने है, केवल चौथा, केवल दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, या फिर सभी सही है, बताइए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल चौथा। केवल जो चौथा कथन है वही ठीक है, हमें सही का चुनाव करना था, तो केवल चौथा। बाकी तीनों गलत क्यों हैं, तो आइए व्याख्या को देखते हैं। बलक्तगीन की मृत्यु 972 ईस्वी में हुई थी, और यहाँ क्या दे रखा है, 970 दिया है, इसलिए गलत हो जाता है पहला वाला। इसके बाद पीराई अल्पतगीन का दास था। पीराई जो था वो अल्पतगीन का दास था। बलक्तगीन की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा। यह अत्याचारी और अयोग्य शासक था, इसके अंदर राजा बनने की क्वालिटीज नहीं थी। पीराई को 977 ईस्वी में हटाकर सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का एक दास था, लेकिन बाद में उसका दामाद बन गया, बाद में रिश्तेदारी हो गई। शुरुआत में क्या था, एक नौकर था, खरीदा हुआ गुलाम। नासिर हाजी नामक व्यापारी उसे तुर्किस्तान से बुखारा लाया था। उसकी जो पीछे की हिस्ट्री है उसे बताया जा रहा है। तो उसे एक व्यापारी अपने साथ तुर्किस्तान से बुखारा ले आया, और बाद में अल्पतगीन ने इसे खरीद लिया था, और उसके बाद भी दामाद बना लिया। तो इस तरीके से इनकी प्रगति हुई। तो कुल मिलाकर इसमें जो केवल चौथा वाला कथन है वही ठीक है, बाकी तीनों जो कथन आपको यहाँ दिख रहे हैं वो गलत है, इनमें कुछ न कुछ कमियां हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। सुबुक्तगीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पतगीन ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, ये पहला कथन है। इसके समय में हिंदू शाही वंश का जो शासक था वो आनंदपाल था, क्या ये सही है, देख लीजिएगा। और 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने भारत की सीमा पर पहली बार आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन और हिंदू शाही शासक के बीच में युद्ध गजनी और लगमान के पास हुआ था। ये कुछ स्थितियां दी हुई हैं। ये सब सुबुक्तगीन के बारे में जो कथन है वो दिए हुए हैं, आपको विचार करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए, और जो कथन है वो भी दिख रहे हैं। केवल पहला वाला, केवल दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और चौथा, या फिर सभी। तो सभी तो सही है नहीं, इसमें सभी कथन नहीं सही है, तो डी वाला बाहर हो जाता है। अब बचते हैं तीन, ए, बी और सी। इसमें से बताइए कौन सा ठीक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात पहला तीसरा और चौथा। दूसरा वाला जो है वो ठीक नहीं है। इसमें जो चारों कथन है इसमें दूसरा वाला सही नहीं है, ये गलत है। कैसे गलत है, आइए देख लेते हैं। सुबुक्तगीन के समय में हिंदू शाही वंश का जो शासक था वो जयपाल था, आनंदपाल नहीं था। यहाँ पर शासक का नाम जयपाल था। सुबुक्तगीन और हिंदू शाही शासक जयपाल के बीच में ही वहाँ लड़ाई हुई थी, और ये युद्ध गजनी और लगमान के पास में हुआ था। इस युद्ध में जयपाल को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, मतलब बाध्य होना पड़ा था, विवशता में समझौता करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं, इस आधार पे हमने सी का चयन किया। पहला तीसरा और चौथा सही है, दूसरा कथन गलत है। आनंदपाल नहीं होगा बल्कि जयपाल होगा। प्रश्न संख्या 40 को देखिए। इसका उत्तर सीधा है। सुबुक्तगीन को पराजित करने के लिए जयपाल ने किन शासकों का संघ बसाया था या बनाया था। तो यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम दिए, जैसे कि अजमेर है, कलिंजर है, गुजरात है और कन्नौज है। तो इसमें से कौन से उस संघ में शामिल थे, आपको ये बताना है। अजमेर, कलिंजर, गुजरात और कन्नौज। तो इसका ए वाला सही होगा, मतलब पहला दूसरा और चौथा। इसमें गुजरात नहीं था, अजमेर था, कलिंजर था और कन्नौज था, लेकिन गुजरात इससे बाहर था। इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। लगमान के निकट दोनों में युद्ध हुआ था, मतलब सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन संघ की हार हुई थी, जिनका नेतृत्व जयपाल कर रहा था। सुबुक्तगीन ने लगमान और पेशावर के मध्य का जो पूरा क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया था। संधि हुई थी, यानी समझौता करने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ा था, और परिणाम स्वरूप सुबुक्तगीन ने यहाँ पर एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। संधि में जो भारी पड़ने वाली सेना होती है, मतलब जिसका वर्चस्व ज़्यादा होता है, उसी की चलती है। वो जो कहती है उसे कमज़ोर सेना को मानना पड़ता है, या कमज़ोर शासक को उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो ठीक यही चीज़ हुई सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में। आगे बढ़ते हैं, इसका ए वाला ठीक है। प्रश्न संख्या 41 को देखिए। सुबुक्तगीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मृत्यु 997 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो मृत्यु थी वो 997 ईस्वी में हुई थी। इसके 2 पुत्र थे, और इसने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे को बनाया था। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन ठीक है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। पहला वाला, दूसरा तीसरा, तीसरा, या फिर सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें सभी जो हैं वो ठीक दिए हैं। जितने भी कथन हैं वो सही है। इसकी मृत्यु के बारे में, इसके पुत्रों के बारे में और इसके उत्तराधिकारी के बारे में। व्याख्या देख लेते हैं। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, महमूद और इस्माइल।
दो बेटों के नाम थे महमूद और इस्माइल। महमूद बड़ा था और इस्माइल छोटा था। छोटे बेटे इस्माइल से इसका प्रेम ज़्यादा था, ये अपने छोटे बेटे से ज़्यादा स्नेह करता था। और ज़्यादातर जो माता पिता होते हैं वो अपनी छोटी संतान से ज़्यादा प्रेम करते हैं। बेटा और बेटी की बात नहीं है, जो छोटा रहता है, सबसे छोटी उम्र का रहता है, उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है, मतलब हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद इसीलिए इसने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे को नियुक्त कर दिया, अर्थात इस्माइल को नियुक्त कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बड़ा वाला था वो नाराज हो गया और उसने इस्माइल को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें इस्माइल हार जाता है, जो छोटा वाला है वो हार जाता है। और बड़े बेटे महमूद ने 27 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के राज्य पर अधिकार कर लिया। तो ये इनकी कहानी थी। इसमें राज्य का जो उत्तराधिकारी था वो इस्माइल को घोषित किया गया था, लेकिन उत्तराधिकारी घोषित होने से कुछ नहीं होता, शक्ति भी होनी चाहिए। जिसके पास सामर्थ्य है उसी के पास जो राज्य होगा वो भी रहेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, आपने कहावत सुनी होगी। तो वही चीज़ थी, इस आधार पे हमने डी का चयन किया। इसमें जो सभी विकल्प हैं वो ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42 को देखिए। महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। इसे जुबली का महमूद भी कहा जाता है। भाई इस्माइल को पराजित करने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अभी पीछे हमने महमूद के बारे में देखा, उसी की आगे की कहानी आप देख रहे हैं। तो भाई इस्माइल को पराजित करने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक माना जाता है। अब आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है आपको उसका चयन करना है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात केवल तीसरा वाला। अपने छोटे भाई इस्माइल को पराजित करने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। पराजित तो किया था, इसमें कोई शक नहीं है, तभी तो राजा बना था। लेकिन सुल्तान की उपाधि उसने कब धारण की थी, इसके लिए जरा व्याख्या देखते हैं। यहाँ आप देखिए, तारीख है गुजीदा, ये जो रचना है इसके अनुसार सीस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद इन्हें पराजित करने के बाद इसने अर्थात महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये एक राजा थे जो कि सीस्तान के राजा हैं, इन्हें हराने के बाद ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है। फिर भी इसने अपने सिक्कों पर केवल अमीर महमूद शब्द ही अंकित करवाया है। जो सिक्के थे उन पे अमीर महमूद के ही नाम से अपने नाम का या अपना जो परिचय है उसे प्रस्तुत किया है। यहाँ सुल्तान शब्द कहीं भी नहीं लिखा है। और महमूद ने हिरात, बल्ख, बस्त और खुरसान को विजित किया था, मतलब जीता था। विजित करना मतलब जीतना। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार किया था और उसे यमीन उद दौला, ये देखिए उपाधियों का नाम है, इसे आप उपाधियों को देख लीजिए, यमीन उद दौला है और अमीन उल मिल्लत है। ये दो उपाधियां हैं। ये किसने दी थी? ये बगदाद के खलीफा ने दी थी महमूद को। इन उपाधियों से विभूषित किया था, मतलब सम्मानित किया था। तो उपाधियों का नाम याद रखिए, कौन सी उपाधि किस राजा को दी गई, किसने दी, यह सब भी मायने रखता है। तो इस आधार पे बी वाला कथन हमारा सही हो जाता है, मतलब केवल तीसरा जो है इसमें ठीक नहीं है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43 को देखिए। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य के संदर्भ में यहाँ जो कथन दिए हैं उन पर विचार कीजिए। 3 कथन हैं। मोहम्मद हबीब के अनुसार महमूद खलीफा मतलब बगदाद के खलीफा की बात हो रही है, तो उनसे सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता था। महमूद जो था वो खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करना चाहता था, ऐसा मोहम्मद हबीब का कहना था। इसके अलावा भारत पर आक्रमणों को महमूद के दरबारी इतिहासकार ने, ये दरबारी इतिहासकार था, दरबार का प्रशंसक था उनका, इनका नाम है उत्बी, इन्होंने जेहाद बताया है। मतलब जो महमूद के आक्रमण थे भारत पर वो जेहाद के रूप में किए गए थे। और इतिहासकार जाफर के अनुसार महमूद का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना नहीं था बल्कि धन लूटना था। ये लुटेरे के तौर पे आया था, ऐसा कहना है। 3 कथन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कथन आपके सामने है और विकल्प भी आपके सामने है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात जितने भी हैं वो सभी ठीक हैं। यहाँ तीनों ही कथन सही कह रहे हैं, तीनों ही कथन सही है। पहला वाला भी सही है कि मोहम्मद हबीब के अनुसार जो महमूद था वो खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वो सर्वमान्य उपाधि होती थी। अगर खलीफा ने कोई गारंटी दे दी या कोई उपाधि दे दी, किसी उपाधि से सम्मानित कर दिया, तो उसे सब लोग मानते थे।
और दूसरी चीज़, भारत पर आक्रमणों को महमूद के दरबारी इतिहासकार रुतबी ने जिहाद कहा है, ये भी ठीक है। और महमूद का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना बिल्कुल नहीं था, वो धन संपदा से आकर्षित होकर आया था और उसे ही लूटना चाहता था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, जिसमें एक इतिहासकार का नाम दिया है जिनका नाम जाफर है। तो ये तीनों ही कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 को देखिए। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनवी के आक्रमण का समय जो था, उस समय भारत का समाज कैसा था, उसके बारे में कुछ वर्णन किया हुआ है। यहाँ 4 कथन है। पहला कथन ये है कि भारतीय समाज 4 वर्गों में या 4 वर्णों में विभाजित था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग थे। वैश्य तथा शूद्र के ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने पर कोई अधिकार नहीं था, मतलब इन्हें ईश्वरीय ज्ञान का मतलब है जो ईश्वर द्वारा दी हुई ज्ञान की रचनाएं हैं, मतलब ज्ञान देने वाली रचनाएं हैं, जैसे कि वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, इन्हें पढ़ने की इजाजत वैश्य और शूद्रों को नहीं थी। सुन सकते थे, जैसे कि पुराणों का जो पाठ है वो शूद्र भी सुन सकते थे और महिलाएं भी सुन सकती थी, ऐसा हमने पीछे देखा है, लेकिन उसे छू नहीं सकते थे और इनके साथ बहुत ही भेदभाव वाला बर्ताव किया जाता था। इसके बाद अल बरूनी ने शूद्र को अत्यंज कहा है, ये एक कथन है। और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। ये 4 कथन आपके सामने हैं और ये किस समय के लिए कहे गए हैं, तो जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। ये मध्यकालीन दौर ही चल रहा है, हम उसी के बारे में लगातार देख रहे हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है, जो 4 कथन है कौन सा ठीक होना चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात पहला, दूसरा और चौथा तो बिल्कुल ठीक है। पहला भी सही है, 4 वर्गों में विभाजित था समाज जो था भारत का। इसके अलावा दूसरा भी ठीक है कि वैश्य और शूद्र को ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, इनके साथ भेदभाव होता था। इसके अलावा चौथा कथन बिल्कुल ठीक है कि विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवाएं जो हैं वो, उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती थी, वो कहीं की भी नहीं होती थी, उन्हें संसार का सबसे बड़ा पापी समझा जाता था। उन्होंने जरूर कोई पाप किया होगा तभी उनकी ये गति हुई है, ऐसा माना जाता था। और उन्हें न तो स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार था, न ही अपनी पसंद का वो भोजन कर सकती थी, अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती थी और समाज में खुलकर सबके सामने आ नहीं सकती थी, मतलब उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता था। बहुत ही बुरी स्थिति थी। और इसके अलावा जो तीसरा कथन है वो ठीक नहीं है। अल बरूनी ने शूद्र को अत्यंज कहा है, तो ये अत्यंज नहीं कहा है, शूद्रों के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। अत्यंज जो है ये दूसरा शब्द है, मतलब दूसरे वर्ग के लिए इस्तेमाल हुआ है। आइए उसको देखते हैं। भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये आप जानते ही हैं, और शूद्रों को सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। पीछे हमने जो प्राचीन इतिहास है उसके लेक्चर में देखा भी है कि ब्रह्मा जी के मुख से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, मतलब ब्राह्मणों की, और शूद्रों को इनके पैर से उत्पन्न हुआ माना जाता है, मतलब ये ऊंचा और नीचा दिखाने का जरिया है। इस तरह का भेदभाव होता था। इसके अलावा 4 वर्णों के नीचे भी, मतलब ये जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके नीचे भी समाज का एक बड़ा तबका रहता था, इनसे पृथक भी लोग थे, और ऐसे लोगों को अल बरूनी ने अत्यंज कहा है। मतलब इन सब के अलावा ये जो 4 वर्ण थे, इनके अतिरिक्त जो और लोग थे उन्हें अत्यंज कहा जाता था। इनकी गणना किसी भी जाति में नहीं होती थी, यह अपने कर्म के हिसाब से बटे हुए वर्ग थे। आगे हम इनके बारे में भी अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। मतलब अगला प्रश्न जो है वो अत्यंजों पर आधारित है, तो इस आधार पे हमारा सी वाला इसमें उत्तर सही होता है, पहला, दूसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 को देखिए। यहाँ देखिए अत्यंजों के बारे में थोड़ा और विस्तार है। अत्यंजों के 8 वर्ग बटे हुए थे, अत्यंजों को 8 वर्गों में बांटा गया था, और इसमें कौन शामिल नहीं है हमें यह बताना है। तो यहाँ आप उत्तर के जरिए साफ साफ देख पा रहे हैं, सिर्फ लोहार को इसमें शामिल नहीं किया गया, बाकी धोबी, जादूगर और मछुआरे इसका हिस्सा है, यानी ये अत्यंजों के वर्ग में शामिल है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अत्यंज के 8 वर्ग कौन कौन से थे? धोबी थे, जादूगर थे, मछुआरे थे, मोची थे, इसके अलावा डलिया और ढाल बनाने वाले इस तरह के कारीगर थे, इसके अलावा नाविक थे, बहेलिया थे, बहेलिया मतलब जो पक्षियों को पकड़कर उनका शिकार करते थे, उन्हें बेचते थे या उनका मांस बेचते थे, इस तरह के लोग। ये सभी लोग अपने अपने पेशे के हिसाब से इस वर्ग में रखे गए थे। इस वर्ग का नाम था अत्यंज। भारतीय समाज का सबसे निम्नतम वर्ग जो अत्यंज से भी नीचे था, ये तो कुछ अच्छी स्थिति में थे, इनसे भी नीचे एक निम्नतम वर्ग था जिसमें गंदे काम करने वाले लोग आते थे। इनसे जबरदस्ती या वंश परंपरा के अनुसार गंदे काम करवाए जाते थे, जिन्हें आम इंसान छूना नहीं चाहता था, ऐसे काम ये बेचारे करते थे। इसमें हादी, डोम और चंडाल आते थे। इसके अलावा बढ़ातू होते थे। इन्हें खाने के लिए जूठा अनाज मिलता था, जो लोग खाकर छोड़ देते थे अपनी थालियों में, गीजा हुआ खाना, बिल्कुल सना हुआ, जैसे जूठा होता है,
वैसा खाना इन्हें दिया जाता था। ये थाली फैला के और भोजन मांगते थे हर घर घर से, और बच्चों की थाली से और जितने भी मतलब परिवार के सदस्य होते थे उनकी थाली से जितना जूठा अनाज होता था उन्हें बटोर कर मुट्ठियों में भर के जो घर की स्त्रियां होती थी वो इनकी थाली में उड़ेल आती थी, दूर से ही, छूती नहीं थी। तो इस तरह की परंपरा थी, मतलब ये मांग कर अपनी जीवन वृत्ति करते थे। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी और इनसे वही काम करवाए जाते थे जो घृणित होते थे, बहुत ही गंदे होते थे। इसमें हादी, डोम, चंडाल और बढ़ातू आते थे। तो ये बेचारे सबसे निम्नतम थे और इनसे जबरदस्ती जो उच्च वर्ग था वो इस तरह के काम करवाता भी था और इन्हें अछूतों के वर्ग में डाल कर भी रखा गया था। इन्हें उस कुएं से पानी निकालने और पीने की इजाज़त नहीं थी जिससे गांव के बाकी लोग पानी भरते थे। अगर उस कुएं को इन्होंने हाथ लगाया तो वो हाथ जो है काट लिया जाता था। इस तरह की स्थितियाँ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव हो गया था। देखिए, इतिहास में किसी भी जाति या धर्म को टारगेट नहीं बनाया जाता। कहीं कहीं मुझे शिकायत देखने के लिए मिली कि आपने किसी वर्ग विशेष को यहाँ टारगेट बना लिया है और उसकी यहाँ निंदा की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास निष्पक्ष विवरण देता है, किसी का पक्ष नहीं लेता, पक्षपात नहीं है यहाँ पे। जो चीज़ें हैं वो खुलकर आपके सामने आती हैं, खोल कर उन्हें दिखाया जाता है ताकि आप अपनी एक स्पष्ट समझ विकसित कर सकें। और यही समझ आपको चाहिए, इसी समझ की ज़रूरत है, तभी आप मेंस एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें अपने उत्तर को संतुलित ढंग से लिख पाएंगे। उत्तर में संतुलन तभी बना पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से अपने नज़रिए को ठीक रखेंगे। अगर आप किसी एक ओर झुके रहेंगे, किसी भी एक पक्ष की ओर झुके रहेंगे, चाहे उच्च हो या निम्न, तो आप अपने उत्तर में संतुलन नहीं बना पाएंगे और संतुलन नहीं बनेगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। नंबर तभी मिलेगा जब आपका उत्तर बैलेंस होगा, उसमें एक सुधारवादी विचार प्रस्तुत किया गया रहेगा। तो इस आधार पे हमने देखा, असल में जब भी परीक्षाएं हम देते हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स ही टारगेट नहीं होता है, उसमें मेंस को भी आधार बना के चलना चाहिए। बल्कि ये है कि मेंस को ही मुख्य आधार बनाना चाहिए। प्री की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। तो हर जो नॉलेज है, हर जो ज्ञान की चीज़ है, उसको उसी निगाह से देखिए। आगे चलते हैं। इसमें जो जाति वर्ग है उसके बारे में चर्चा थी। हादी, डोम और चंडाल, इसके अलावा बढ़ातू, ये सब शामिल थे निम्नतम वर्ग में। ये अत्यंत से भी नीचे आते थे। तो इस आधार पे हमने ए का चयन किया, लुहार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत की धार्मिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध तथा शाक्त धर्म के सम्मिश्रण के रूप में वाम मार्गी संप्रदाय लोकप्रिय हो गया था। वाम मार्गी संप्रदाय को यहाँ पे दर्शाया गया है। यह लोकप्रिय था और ये बना कैसे था? ये बौद्ध और शाक्त धर्म के मिलने से बना था। इस समय के धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रभाव कला पर भी दिखाई पड़ने लगा था। इस समय राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण आपत्तिजन्य तरीके से होने लगा था। राधा और कृष्ण के जो प्रेम था उसे पवित्र नजरिए से नहीं देखा जा रहा था, बल्कि यहाँ पर तरह तरह की ऐसी टिप्पणियां की गई थी जो कि आपत्तिजनक थी। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देख लीजिए, विकल्प आपके सामने है और कथन भी आपके सामने है। ये जो समय है ये महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का समय है, उस समय की चर्चा की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें जितने भी कथन है वो सभी ठीक हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। बौद्ध तथा शाक्त धर्म के सम्मिश्रण के रूप में वाम मार्गी संप्रदाय जो था वो लोकप्रिय हो रहा था। दोनों का यहाँ मिक्स हो गया था, मतलब मिक्सचर बन गया था, बौद्ध धर्म का भी और शाक्त धर्म का भी, मतलब जो शक्ति की उपासना करते थे। और इससे एक नया ही संप्रदाय बन गया जिसे वाम मार्गी कहा जाता था। इसके अलावा धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रभाव कला पर दिखने लगा था। कला और साहित्य ये समाज का दर्पण होते हैं, ये समाज का चेहरा दिखाते हैं। उस समय का समाज किस तरह के चेहरे वाला था, तो उस समय का समाज बुराइयों से भरा था, ऐसा इन्होंने दर्शाया। इसके बाद इस समय राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण आपत्तिजन्य तरीके से होने लगा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। जयदेव का जो गीत गोविंद है उसमें आप इसे साक्षात देख सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका विकल्प होगा डी, अर्थात सभी। इस समय के धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रभाव कला पर भी दिखने लगा था। खजुराहो और पुरी के जो मंदिर हैं उनमें बनी हुई नग्न मूर्तियां, नग्न मतलब नंगी मूर्तियां, बिना वस्त्रों की, ऐसी मूर्तियों का चित्र तत्कालीन कला की रुचि का प्रतीक है। उस समय के लोगों की रुचि वैसी ही थी, वो शारीरिक संरचना पे ज़्यादा ध्यान देते थे, आंतरिक सुंदरता पे उनका कोई आकर्षण नहीं था। और नग्नता कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती। कला चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो जाए, भले ही खजुराहो जो है वो इतना आजकल मान्यता प्राप्त हो जाए, उसे विरासत का दर्जा मिल जाए, लेकिन फिर भी वहाँ जो मूर्तियाँ हैं, अगर किसी इतिहास से अनजान व्यक्ति को वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया जाएगा, जो एक आम समाज में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। मूर्तियाँ भले ही कलात्मक हैं, तारीफ के योग्य हैं,
लेकिन जो उनकी स्थिति है वो समाज के या सामाजिक दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। तो उस पर तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसका असर पड़ा। और देख लीजिए, यहाँ पे राधा और कृष्ण के प्रेम का जो अत्यंत आपत्तिजनक ढंग से चित्रण किया गया है, यह हमें कहाँ से मिलता है? यह मिलता है जयदेव के गीत गोविंद से। इस तरह की और भी रचनाएं हैं, सिर्फ यही नहीं है। तो यहाँ प्रेम को वासना का आधार मान लिया गया था। यहाँ प्रेम पर वासना हावी हो गई थी, आंतरिक जो आकर्षण होता है वो यहाँ नगण्य हो गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें डी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्बी को पूर्व का होमर कहा गया है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचना शाहनामा है। फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी ही था और महमूद गजनवी विद्वानों तथा कलाकारों का संरक्षक था। ये 4 कथन है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो सही हो उसका आपको चयन करना है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन ठीक है यहाँ पे, और जो ठीक है उसी का हमें चुनाव करना था। लेकिन पहला वाला गलत क्यों हो गया? पहला कथन ये कह रहा है कि उत्वी को पूर्व का होमर कहा जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर इसकी उपाधि प्राप्त है। ये जो उपाधि है ये फिरदौसी को मिली है, न कि उत्बी को। फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी ही था, जिसने अपनी रचना शाहनामा से इसकी शुरुआत की है। शाहनामा से इसे शुरू किया है। महमूद गजनवी विद्वानों तथा कलाकारों का संरक्षक था। इसके दरबार में संरक्षण पाने वाले विद्वानों में अलबरूनी, उत्बी, फराबी, बैहाकी और फारस का कवि उजारी, इसके अलावा फिरदौसी, ये सब शामिल थे। ये सब इसके दरबार के विद्वान थे। ये विद्वानों का सम्मान करता था, ये खास बात है। तो ये सब चीज़ें हैं और इस आधार पे हमने सी का चयन किया। इसमें पहला वाला गलत हो जाता है। पूर्व का होमर ये फिरदौसी को कहा जाता है, उत्बी को नहीं कहा जाता। प्रश्न संख्या 48 की ओर चलते हैं। लेनपून ने अलबरूनी को पूर्वीय श्री पैपीय की उपाधि दी है। पूर्वीय श्री पैपीय की उपाधि ये किसने दी है? लेनपून ने दी है। गजनी को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है और मोहम्मद गोरी ने नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान नामक बांध का निर्माण करवाया था। महमूद के 2 पुत्र थे। ये 4 कथन हैं आपके सामने। अब आपको इन 4 कथनों को देखकर यह बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो सही हो उसका हमें चुनाव करना है। कोई एक भी ठीक हो सकता है, सभी ठीक हो सकते हैं, या फिर कोई 2 ठीक हो सकते हैं। देख लीजिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए अर्थात केवल दूसरा और चौथा। जो दूसरा और चौथा कथन है वही ठीक है। कौन कौन सा? दूसरा वाला यानी गजनी को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था और महमूद के 2 पुत्र थे। ये दोनों कथन ठीक है। पहला और तीसरा गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। महमूद गजनवी का एक शाही लेखक मतलब राजसी लेखक जो था, बैहाकी 996 से लेके 1077 यह था। लेनपूल ने बैहाकी को पूर्वीय श्री पैपीय की उपाधि से सम्मानित किया है। तो लेनपूल ने यहाँ पे बैहाकी के बारे में ये उपाधि दी है। महमूद गजनवी ने नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान नामक बांध का निर्माण करवाया था और महमूद गजनवी के 2 पुत्र मसूद और मोहम्मद थे। 2 पुत्रों के नाम मसूद और मोहम्मद था। अपनी मृत्यु से पहले ही महमूद ने अपने दोनों पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। दोनों में बराबर बराबर संपत्ति को बांट दिया था। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा, मतलब दूसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। संसबानी शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को देखिए। संसबानी शासक जो थे इनके बारे में कुछ कथन है। 4 कथन आपके सामने हैं। ये अरब के ही लोग थे, पहला कथन है। दूसरा कथन ये है कि इसका शासक मोहम्मद के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन हसन था। मतलब मोहम्मद जो था ये शासक था और इसके बाद इसका बेटा कुतुबुद्दीन हसन ये उत्तराधिकारी बनता है, ऐसा दिया हुआ है। कुतुबुद्दीन हसन के बाद इसका पुत्र इजुद्दीन हुसैन ये शासक बनता है और इजुद्दीन के 4 बेटे थे। ये इनकी वंशावली दी हुई है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। कोई एक कथन या एक से ज़्यादा कथन इसमें असत्य हो सकते हैं, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और चौथा। पहला इसमें गलत है। जो सही ना हो उसका चुनाव करना है। तो पहला गलत है और चौथा गलत है। कैसे गलत है आइए देखते हैं। तो गजनी के उत्तर में गौर नामक स्थान पर आए पूर्वी ईरान के लोग संसबानी कहलाते थे। संसबानी के बारे में थोड़ी चर्चा है, इसे भी जानते रहिए।
गजनी के उत्तर में गौर नामक स्थान पर आए पूर्वी ईरान के लोग, ये पूर्वी ईरान के लोग थे, ये संसबानी कहलाए। ये गजनी की अधीनता नाम मात्र के लिए ही मानते थे, मतलब ये गजनी की अधीनता भरसक स्वीकार नहीं करते थे। और इजुद्दीन के 6 बेटे थे। इजुद्दीन के यहाँ 6 पुत्र थे। कौन कौन से हैं? सैफुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, मुहम्मद है, नसीरुद्दीन मुहम्मद है, अलाउद्दीन हुसैन है और बहाउद्दीन साम। इसके अलावा फ़खरुद्दीन मसूद, फ़खरुद्दीन मसूद, ये 6 बेटों के नाम। ये इजुद्दीन के 6 बेटे हैं। और इजुद्दीन की मृत्यु के बाद इसके पुत्र सैफुद्दीन ने अपने पिता के साम्राज्य को सभी भाइयों में बराबर बांट दिया। यहाँ राज्य का बंटवारा हो गया। झगड़े से बचने का ये उपाय निकाला जाता था, अगर किसी एक को उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए तो बाद में युद्ध होता था, तो उससे बेहतर है कि पहले ही बांट दिया जाए। तो यहाँ बंटवारा हो गया राज्य का 6 बेटों में। तो इस आधार पे हमने किस विकल्प का चयन किया? ए वाले का। ए वाला मतलब पहला और चौथा। ये अरब के लोग थे और इजुद्दीन के 4 बेटे थे। ये दोनों कथन गलत है, आपने इसकी व्याख्या देख ली है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद बिन कासिम था। दूसरा कथन है कि गोर मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र था, मतलब यहाँ खेती ही मुख्य व्यवसाय था। इसके अलावा महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने गोर विजय करके वहाँ के निवासियों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया, मतलब इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए विवश कर दिया। गजनी के आक्रमण से पहले गोर के लोग बौद्ध मतावलंबी थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। गजनी के आक्रमण से पहले आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो कथन सही हो उसका आपको चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने है, बताइए। और इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला वाला कौन सा? भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद बिन कासिम था, ये गलत है। इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, न कि मोहम्मद बिन कासिम। वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है तो वो गोरी था, न कि कासिम। और गोर मुख्यतः यह कृषि प्रधान क्षेत्र था, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। यह पहाड़ी क्षेत्र गजनी और हिरात के बीच में स्थित था। इसका मध्य भाग आधुनिक अफगानिस्तान के रूप में अभी वर्तमान में प्रचलित है। ये गजनी और हिरात के बीच में स्थित था। इसमें जो बी वाला कथन है वो, मतलब बी वाला जो विकल्प है वो ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पहले देख लीजिए, 50वें को। प्रश्न संख्या 51 को देखिए। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंध में सुब्र जाति के शिया शासकों का शासन था। इसके अलावा पंजाब में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था। इसके अलावा और दिया हुआ है, 2 कथन और है। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का शासन था, ये तीसरा कथन है। चौथे कथन को देखिए। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशीय पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। पृथ्वीराज तृतीय यानी तीसरे नंबर की ये पृथ्वीराज की उपाधि धारण करने वाला राजा था। आपको ये बताना है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय इसमें से कौन कौन सी स्थितियां भारत में थी, मतलब कौन सा कथन सही है आपको वो बताना था। तो इसमें जितने भी हैं सभी ठीक हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सभी, अर्थात हम डी वाले विकल्प का चयन करते हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, तो इसमें पृथ्वीराज कौन से नंबर के रहते हैं? ये तृतीय होते हैं, तीसरे नंबर के शासक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश का शासन था, जैसा हमने अभी कथनों में देखा है। इसकी राजधानी अहिलवाड़ा थी, जिसे कि पाटन भी कहा जाता है। इस समय यहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। राजा का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो राजा था वो मूलराज द्वितीय था। कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन था, जो उत्तर भारत में सबसे अधिक विस्तृत था। इस समय यहाँ का शासक जयचंद था। गढ़वाल वंश का जो राजा था वो तत्कालीन राजा के तौर पे कौन था? जयचंद था। इस समय उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध, मुल्तान और पंजाब ये 3 मुस्लिम राज्य थे। तो ये कुछ चीजें हैं और इस आधार पे हमने डी का चयन किया। डी वाला यहाँ पे ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। मोहम्मद गोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं। अपने भारत विजय अभियान के तहत इसने सबसे पहले 1175 में सिंध व मुल्तान पर आक्रमण किया था। भारत विजय का जो इसका अभियान था
उसके ही तहत इसने ऐसा किया था। ये सब कथन जो है ये मोहम्मद गोरी के बारे में है। इसके बाद 1178 से 79 ईस्वी में इसने भारतीय नरेश मूलराज द्वितीय को पराजित किया था, इन्हें हरा दिया था। ये भारतीय राजा थे। इसके बाद 1179 में पेशावर को इसने अपने अधिकार में ले लिया। पेशावर जिसे कि किसी समय पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। आपको ये बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है, केवल पहला, केवल दूसरा तीसरा, केवल पहला तीसरा या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी अर्थात केवल पहला और तीसरा। केवल पहला और तीसरा इसमें सही है। पहला कौन सा, ये देखिए, पहला और तीसरा। व्याख्या देख लेते हैं। 1178 से लेकर 79 इस सन अवधि में मोहम्मद गोरी ने दक्षिणी राजपूताना होते हुए अहिलवाड़ पर आक्रमण किया। मूलराज के भाई भीम द्वितीय ने, यहाँ पर आप इसे और थोड़ा जूम करके देखिए, कुछ ज़्यादा ही हो गया, छोटा कर लीजिए। अब देखिए, मूलराज के भाई भीम द्वितीय ने अपनी विधवा साहसी माँ नायिका देवी के नेतृत्व में, यहाँ पे मूलराज के भाई रहते हैं, इनका नाम है भीम द्वितीय और इनकी विधवा माता थी, इनका नाम है नायिका देवी। इनके नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट कायाद्रा नामक स्थान पर गोरी का सामना किया। यह गोरी की पहली पराजय थी। भारतीय नरेश मूलराज द्वितीय ने इसे पराजित किया था। तो इस आधार पर इसमें पहला और तीसरा सही है, लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। दूसरा गलत कैसे है, अभी आपने व्याख्या में देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 को देखिए। तराइन के प्रथम युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तराइन के जो युद्ध हुए थे उसमें जो पहला वाला युद्ध था उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, इस पर हमें विचार करना है। बताइए इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, जो गलत है उसका हमें चुनाव करना है। यह युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और राय पिथौरा के बीच में लड़ा गया था। महमूद गोरी और राय पिथौरा के बीच में लड़ा गया था कि पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था? विचार कीजिए कौन सा सही होगा। इसके बाद इस युद्ध में राय पिथौरा का जो साथ था वो कन्नौज के शासक जयचंद ने दिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी दूसरी बार पराजित हुआ था और इस युद्ध के बाद राय पिथौरा ने भटिंडा पर अधिकार कर लिया था। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात केवल दूसरा। केवल दूसरा जो है वो गलत है, मतलब जयचंद ने राय पिथौरा का साथ दिया था। ये वाला सही नहीं है। इसमें कैसे सही नहीं है, यहाँ व्याख्या देख लीजिए। तराइन के प्रथम युद्ध में राय पिथौरा, अब राय पिथौरा जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, इन्हें ही राय पिथौरा के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा नया आदमी यहाँ पर आ गया। इसके बाद सभी राजपूत राजाओं ने इनका साथ दिया था, लेकिन जो कन्नौज के शासक थे जयचंद्र, इन्होंने अपने आप को युद्ध से अलग रखा था। क्यों रखा था ये आप जानते ही हैं, जग जाहिर कारण है। इनकी बेटी थी संयोगिता, उसका इन्होंने अपहरण कर लिया था, मतलब पृथ्वीराज ने, और इससे ये नाराज हो गए थे जयचंद्र। और इसके बाद एक चीज़ और थी कि मतलब अपहरण करने के साथ साथ जयचंद्र को अपमानित भी किया गया था। गोरी को पराजित करने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ये भटिंडा की ओर आगे बढ़ा। मलिक जिया, यहाँ पे मलिक जियाउद्दीन ने 13 माह तक दुर्ग की रक्षा की थी। 13 महीने तक, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा समय तक इसने दुर्ग की रखवाली की थी, लेकिन अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये भटिंडा की ओर आगे बढ़ा था, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो इस आधार पे हमने किस कथन का चयन किया? इसमें बी वाला विकल्प सही है, अर्थात केवल दूसरा जो है वो गलत है, बाकी सब ठीक है। दूसरा वाला सही नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 को देखिए। गजनी की सेना के प्रसिद्ध सेनानी थे खारबक, खरमेल, इलाह और मुकलबा। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से थे, सभी थे या इनमें से कुछ ही थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात सभी, जितने भी हैं वो सभी थे। खारबक, खरमेल, इलाह और मुकलबा। व्याख्या देख लीजिए। गजनी सेना के प्रसिद्ध 4 सैनिक कौन कौन से हैं? खारबक है, इसके अलावा खरमेल है, इलाह है और मुकलबा है। इसके अतिरिक्त ताजुद्दीन, यलदौज, कुबाचा और ऐबक भी तराइन के द्वितीय युद्ध में साथ में थे। यहाँ साथियों का नाम दिया हुआ है।
तो इन नामों को याद रखिएगा जो कि गजनी की सेना से जुड़े हुए हैं, और इस आधार पे हमने डी का चयन किया। इसमें जितने भी नाम दिए थे वो सभी सम्मिलित थे। प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो कथन दिए हैं उसे देखिए, और नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें हमें ये बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है, जो गलत है हमें उनका चुनाव करना है। तो देखिए, यह युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये 1192 ईस्वी में लड़ा गया। पृथ्वीराज तृतीय की सेना का नेतृत्व ये गोविंद राय, खांडे राय और यहाँ पे आप देख सकते हैं बदमसा रावल, इनके हाथ में था। ये पृथ्वीराज तृतीय की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की फिर हार हुई थी, मतलब मोहम्मद गोरी हार गया था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है आपको उसका चुनाव करना है। ये तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा हो रही है। तो देखिए, इसमें जो है तीसरा वाला ये सही नहीं है, जो सही ना हो उसी का चुनाव करना है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, ये वाला ठीक नहीं है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था और पृथ्वीराज हार गए थे, ये सभी जानते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को बुरी तरह से पराजित किया था। इस युद्ध में गोविंद राय, खांडे राय भी, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को घायल किया था, मतलब घायल करने वाले ये वीर योद्धा थे, ये भी मारे गए थे। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, इनका पूरी तरह से पतन हो जाता है। ये मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाते हैं और बाद में इनकी आंखें निकलवा ली जाती हैं, ये अंधे हो जाते हैं। इसके बारे में आप यहाँ कथन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो विकल्प था वो सी वाला होगा। सी वाला मतलब तीसरा, जो सही ना हो उसका चयन करना था, तो सिर्फ तीसरा जो है यहाँ गलत है, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56 देखिए। चंदावर के युद्ध के संदर्भ में यहाँ पर निम्नलिखित कथन जो दिए हुए हैं इन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। चंदावर का युद्ध ये 1195 में लड़ा गया था, पहला कथन। दूसरा कथन है कि इस समय कन्नौज पर गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद का शासन था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और मार डाला। चंदावर इटावा जिले में यमुना नदी के तट पे एक मध्यकालीन कस्बा है। ये कुछ कथन है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से जो विकल्प हैं वो सही होने चाहिए। कथन को देख लीजिए, जो कथन सही हो उसके आधार पर विकल्पों का चुनाव कीजिए। युद्ध की जो तारीख दी है देख लीजिए क्या वो सही है। इसके बाद ये किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आपको जानना आवश्यक है। चंदावर है कहाँ पे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, विचार करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ बिल्कुल ठीक है। कथन 2, 3 और 4 सही है, लेकिन जो पहला है वो गलत है। पहला कौन सा है? इसकी तारीख, यह युद्ध 1195 ईस्वी में लड़ा गया था। ये वाला जो सन है ये गलत दिया है, बाकी तीनों कथन ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए, कन्नौज, ये चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। 1194 ईस्वी में ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। वहाँ 95 दे दिया, इसलिए गलत हो जाता है। इस युद्ध में जयचंद की आंखों में तीर लगने से वह हाथी से नीचे गिर गया, और जब राजा ही नीचे ध्वस्त हो जाए, मतलब धराशायी हो जाए, तो सेना बहुत देर तक टिक नहीं पाती। किसी भी सेना का नेतृत्व उसका सेनापति या मुख्य रूप से महाराज करता है, और अगर महाराज को ही पकड़ लिया जाए, पहले के समय के जो युद्ध होते थे उनका एक नियम होता था, उसमें सेनापति या जो राजा होता था उसी को बंदी बनाने का प्रयास किया जाता था। अगर वो कब्जे में आ जाता है तो पूरी सेना पर नियंत्रण स्थापित हो जाता था, सैनिकों का मनोबल टूट जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर आंख में तीर लगने की वजह से जयचंद जो है ये हाथी से गिर पड़ता है, और इस वजह से इसकी जो सेना है इसका मनोबल टूट जाता है। सेना बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, और अगर उसी वीरता से ये लड़े होते तो जीत भी गए होते शायद, लेकिन यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाता है जब राजा ही नीचे धराशायी हो जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और मार डाला। यहाँ तारीख गलत दी थी, इस आधार पे पहला वाला कथन गलत होता है, और दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ सत्य है। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, जो उसका पहला वाला हिस्सा था, अंत में आपने देखा है जब कालकेय के विरुद्ध युद्ध होता है माहिष्मती साम्राज्य का, तो सेना जो है वो पीछे हटने लगती है माहिष्मती की। तो जो बाहुबली रहते हैं, अमरेंद्र बाहुबली, वो अपनी सेना को रोकते हैं और एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। आपको याद होगा क्या है मृत्यु। तो उस भाषण का मतलब क्या होता है? मनोबल को बढ़ाना। राजा जब हिम्मती रहता है, वह हिम्मत बांध के रखता है, तो सेना उसके पीछे पीछे कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वही चीज़ यहाँ हुई।
जो जयचंद था वो अपनी सेना का मनोबल कायम रखने में कामयाब नहीं हो सका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57 को देखिए, इसका वाला सी था। 57वें प्रश्न में हम देख रहे हैं यहाँ पे 1195-96 ईस्वी दिया हुआ है। बयाना आक्रमण के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए हुए उन पर विचार करना है। 1195-96 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया एक बार फिर से, और इसने बयाना पर आक्रमण किया। ये पहला कथन है। बयाना में यादव भट्टी राजपूत कुमारपाल का शासन था। थनकर और विजय मंदिर गढ़ को जीतकर गोरी ने वहां का दायित्व यलदौज को सौंप दिया। ये एक कथन है। और कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये 4 कथन आपके सामने हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है, देख लीजिए। और इसके बाद इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी अर्थात पहला, दूसरा और चौथा। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन तीसरा वाला ठीक नहीं है। तीसरा वाला कथन यहाँ सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, देखते हैं। व्याख्या को देखिए। थनकर और विजय मंदिर गढ़ को जीतकर गोरी ने वहां का दायित्व बहाउद्दीन तुर्गिल को सौंप दिया था, यलदौज को नहीं दिया था। इसके बाद ग्वालियर को भी जीत लिया और वहां का दायित्व बहाउद्दीन तुर्गिल को सौंपा। इस समय ग्वालियर पर परिहार वंशीय सुलक्षण पाल का शासन था। इसने गोरी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। तो ये अलग अलग विजयों का वर्णन है और इसमें यलदौज को जो दायित्व था वो नहीं सौंपा गया था। इस आधार पर तीसरा वाला कथन यहाँ गलत हो जाता है। बाकी तीनों सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। इस आधार पे हमने सी का चयन किया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58वें प्रश्न को देखिए। 1202 ईस्वी के बिहार विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही है। बिहार विजय की योजना कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। दूसरा कथन है कि इस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर थी। तीसरा कथन है कि यहाँ का राजा इंदुमन भीरू बिना युद्ध किए ही भाग गया। भीरू की उपाधि से क्यों मिली थी, क्योंकि ये डरपोक था, बिना लड़े ही पीछे हट गया। और ऐबक ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। ये 4 कथन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा ठीक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात दूसरा और तीसरा। इसमें दूसरा और तीसरा सत्य है और बाकी जो पहला और चौथा है वो गलत है। दूसरा और तीसरा सही है। कैसे सही है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार विजय की योजना कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बनाई थी। और देखिए, 1202 ईस्वी में बिहार की राजधानी उदंतपुर पर आक्रमण किया गया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। तो ये जो नष्ट करने का काम है ये बख्तियार खिलजी ने किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। हालांकि उसी के शह पर हुआ था, लेकिन ऐसा काम बख्तियार खिलजी ने किया था। इस उत्तर में हमने बी का चयन किया। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। बख्तियार खिलजी के बंगाल विजय के संदर्भ में, बख्तियार खिलजी के बारे में हमने पीछे देखा, उसकी बंगाल विजय के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं। इन कथनों पर आपको विचार करना है। इस समय यहाँ पर सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। इस भावी विपत्ति से बचने के लिए लक्ष्मण सेन ने ऐन्द्री महाशांति नामक यज्ञ करवाया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर 1204-1205 में आक्रमण कर उसे जीत लिया था। इस समय बंगाल की राजधानी देवकोट थी। ये कुछ कथन है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जो सही हो उसका आपको चयन करना है। विकल्प आपके सामने है, इसे देख लीजिए। बख्तियार खिलजी की बंगाल विजय के बारे में ये कथन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन चौथा ठीक नहीं है। बंगाल की राजधानी देवकोट थी, ये सही नहीं है। बंगाल की राजधानी उस समय नदिया थी, न कि देवकोट। बाकी तीनों एकदम सही है। भावी विपत्ति से, यानी जो आने वाली मुसीबत है, उससे बचने के लिए लक्ष्मण सेन, जो कि वहाँ का राजा था, उसने एक यज्ञ करवाया था। युद्ध की तैयारियां करवाने की बजाय वह यज्ञ करवा रहा था। पुरुषार्थ एक अलग चीज होती है और बैठे बैठे सिर्फ हवाई किला बनाना और ईश्वर को मदद के लिए गुहारना, ये दूसरी बात होती है। और इसमें सबसे सार्थक होता है पुरुषार्थ। बेहतर है कि आप कुछ आगे बढ़ के कर्म कीजिए। अगर कर्म किए होते और युद्ध की तैयारी किए होते तो शायद कुछ बेहतर स्थिति रही होती, लेकिन ये हाथ पैर जोड़कर पूजा कर रहे थे। उपासना करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे समय जब सामने दुश्मन बैठा हो और आप यज्ञ कर रहे हो तो ये तो हार का जीता जागता नमूना है। तो ऐसा इन्होंने किया। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर
1204 1205 में आक्रमण करके उसे जीत लिया। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें बी वाला सही होगा। और इसकी व्याख्या देख लीजिए। इस समय बंगाल की राजधानी नदिया थी। बख्तियार नदिया पर स्थायी रूप से शासन नहीं करना चाहता था, मतलब वहाँ आक्रमण करके उसे जीता तो, लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहता था, स्थायी शासन नहीं करना चाहता था, क्योंकि नादिया दक्षिणी बंगाल में पड़ता था। ये दक्षिणी बंगाल का हिस्सा था और उस पर नियंत्रण स्थापित करना कठिन था। इसलिए उसने उत्तर में स्थित लखतौनी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पे उत्तरी जो क्षेत्र था वहाँ पे इसने तवज्जो दी और लखतौनी को अपनी राजधानी बनाया। ये देखिए, लखनौर बीरभूम जिले में एक नगर है। देवकोट में सैनिक चौकियां स्थापित की गई। इसे आप थोड़ा जूम कर लीजिए। अब देखिए देवकोट में सैनिक चौकियां स्थापित की गई तथा मुइनुद्दीन के नाम से खुतबा पढ़ा गया। ये कुछ जानकारियां हैं बंगाल विजय के बारे में। यहाँ नदिया पे कब्जा तो किया, लेकिन यहाँ पे स्थायी रूप से शासन नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ से नियंत्रण करना, राज्य पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल काम था। इसलिए उसने दूसरे क्षेत्र को यहाँ चुना। हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है, सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 को देखिए। तिब्बत अभियान में बख्तियार खिलजी को किन जनजातियों से सहायता प्राप्त थी? तिब्बत अभियान जो बख्तियार खिलजी का था, उसमें उसे किन जनजातियों से सहयोग प्राप्त हुआ? कूच है, मेज है जिसे मेगा भी कहा जाता है, तिहारू है और खोखर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी जनजातियां इसे सहयोग दे रही थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। ये खोखर जो थे ये इसे सहयोग नहीं कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 को देखिए, 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बख्तियार खिलजी का वध उसके एक सरदार अली ने कर दिया था। 1205 में ख्वारिज्म शाह ने गोरी को बुरी तरह पराजित किया। गोरी को पराजित करने के बाद ख्वारिज्म शाह ने सम्राट की उपाधि धारण की थी और मोहम्मद का अंतिम भारतीय अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। जो मोहम्मद था उसका अंतिम अभियान पंजाब की खोखर जाति जो थी, कबीलाई जाति थी, इसके खिलाफ था। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो गलत है उसका आपको चयन करना है। विकल्प आपके सामने है, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा या फिर सभी, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, केवल तीसरा। केवल 3 जो है वो ठीक नहीं है और जो ठीक ना हो उसी का हमें चुनाव करना था। गोरी को पराजित करने के बाद ख्वारिज्म शाह ने सम्राट की उपाधि धारण की थी, ये वाला कथन गलत है। तो इसका सही क्या होना चाहिए? व्याख्या देख सकते हैं हम। अंधखुद के युद्ध में गोरी को पराजित करने के बाद ख्वारिज्म शाह ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अंधखुद के युद्ध में गोरी को पराजित करने के बाद ख्वारिज्म शाह जो रहता है उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। 1206 में बख्तियार खिलजी का वध उसके एक सरदार अली ने कर दिया था। मोहम्मद का अंतिम भारतीय अभियान, ये जो दिया हुआ है, यह पंजाब की खोखर जातियों के विरुद्ध था। झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखरों से इसका मुकाबला हुआ और खोखर वीरता से लड़े लेकिन हार गए। यहाँ सैन्य बल उनका छोटा पड़ गया, इसे आप देख सकते हैं। खोखर यहाँ वीरता से लड़े थे लेकिन हार गए और ये मोहम्मद का अंतिम अभियान था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सी वाला उत्तर सही होगा, मतलब केवल तीसरा जो है वो ठीक नहीं है। बाकी सब जो कथन है, पहला, दूसरा और चौथा, वो सत्य है। प्रश्न संख्या 62 को देखिए। मोहम्मद गोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मृत्यु 15 मार्च 1205 में गजनी में हुई थी। ये मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद इसका पुत्र उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी की आकृति वाले, मतलब हिंदू जो देवी देवता थे उसमें से हिंदू देवियों की आकृति वाले सिक्के चलवाए। दिल्ली वाला नाम का 56 ग्रेन का सिक्का ये मोहम्मद गोरी ने चलवाया था। अब आपको बताना था कि इसमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ उत्तर भी आपको दिख रहा है, इसका ए वाला होगा। जो सही ना हो उसका हमें चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ये सही नहीं, पहला और दूसरा ये सही नहीं है और जो सही नहीं है उसी का हमें चयन करना था। तीसरा और चौथा ठीक है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। मोहम्मद गोरी सिंध नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1205 को संध्या काल की नमाज पढ़ते समय मारा गया था। कुछ लोगों ने इसका मर्डर कर दिया था। ये शाम की नमाज पढ़ रहा था और इसके शव को गजनी लाया गया और वहीं दफनाया गया। तो मोहम्मद गोरी को दफन कहाँ किया गया? गजनी में किया गया और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के तट पे हुई थी। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, इसका कोई अपना बेटा नहीं था
और इसलिए इसका भतीजा महमूद उत्तराधिकारी बनता है। इसका अपना कोई बेटा नहीं था, तो इसलिए इसमें जो पहला और दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है और हमें गलत का ही चुनाव करना था। इस आधार पे ए वाला विकल्प सही है। और देख लीजिए, इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद गोरी ने चौहानों के सिक्कों की भांति, जो चौहान वंशीय शासक थे उन्हीं के सिक्कों की तरह भारतीय ढंग के सिक्के चलवाए। कन्नौज विजय के बाद इसने गढ़वालों के सोने के सिक्कों के ढंग पर अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, नंदी आदि के चित्र अंकित करवाए। हिंदू देवी लक्ष्मी का वहाँ पे चित्रण करवाया, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। देवनागरी लिपि में ये अंकित था। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो यहाँ उसी लिपि में मोहम्मद बिन साम ये शब्द अंकित था। तो इस तरह की कुछ जानकारियाँ हमें मोहम्मद गोरी के बारे में प्राप्त होती हैं और इस आधार पे हमने ए वाले विकल्प का चयन किया, जो कि ठीक नहीं था। मतलब पहला और दूसरा इसमें असत्य है। प्रश्न संख्या 63 की ओर चलते हैं। यहाँ सूची है, सूची को आप देख लीजिए। इसमें वंशों के नाम दिया है और उनकी जो वंश अवधि है, मतलब शासन अवधि है, उसका नाम दिया हुआ है, सन दिए हुए हैं। सूची को आपको मिलाना है। मामलूक वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है। यहाँ पर कोड दिए हैं और जो विकल्प है वो भी दिया हुआ है। 1290 से लेकर 1320 ईस्वी, 1414 से लेकर 1450 ईस्वी, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी और 1320 से लेकर 1414 ईस्वी और 1450 से लेकर 1526 ईस्वी। आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। 4 विकल्प है और इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात CADBE। इसका जो उत्तर है वो डी होगा, अर्थात CADBE। देखिए, पहले वाले का सी है यानी मामलूक का, यहाँ पर 1206 से लेके 1290 हो जाएगा। इसी क्रम में आप बाकी को भी मिला लीजिएगा। दूसरे वाले का ए हो जाएगा, तीसरे वाले का डी हो जाएगा, चौथे वाले का बी हो जाएगा और पांचवें वाले का यानी लोधी वंश का यहाँ पर ई से मिलाएंगे, मतलब 1450 से लेके 1526। इसके बाद होता है पानीपत का युद्ध और मुगल आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कथन तो दिए हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, और वही क्रम में जो शासन काल है उसको व्यवस्थित करना है। यहाँ वंशजों का शासनकाल है। कौन कौन से वंशज हैं? तुगलक है, मामलूक, ये वंशों के नाम है। तुगलक वंश है, मामलूक वंश है, लोधी वंश है, खिलजी वंश है और सैयद वंश है। इसके वंशजों के नाम, और इसे व्यवस्थित करके हमें बताना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब समझ रहे हैं? घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा उसके बाद छोटा, इसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएंगे तुगलक, उसके बाद मामलूक, इसके बाद लोधी, फिर सैयद और उसके बाद खिलजी। इनका जो शासन काल है उस क्रम में इसे व्यवस्थित करना था, मतलब इन्होंने कितने समय तक शासन किया, और इसी वजह से इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा था। तो अवरोही क्रम में आप इसे रखेंगे कैसे? जिस वंश ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है उसे सबसे पहले रखेंगे, और जिसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है उसे सबसे बाद में रखेंगे। और इसी क्रम में हमने तुगलक को सबसे पहले रखा है, इसीलिए सी का चयन किया गया है। यहाँ पे इसे आप देख लीजिए, यहाँ पे सी का चयन किया गया है। सी मतलब तुगलक वाला पहले है, तो तुगलक वंश का शासनकाल कितने समय तक का है? 94 साल तक का है। मामलूक का 84 है, लोधी का 76 वर्ष तक का है, सैयद का 36 का है और खिलजी का 30 का है। तो खिलजी सबसे लास्ट में आ जाते हैं। इनकी शासन अवधि के आधार पर इन्हें व्यवस्थित करना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मामलूक फारसी भाषा का शब्द है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी, इल्तुतमिश ने समशी वंश की स्थापना की थी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। ये वंशों का नाम दिया है और अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। बताइए, विकल्प आपके सामने है और कथन भी आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात पहला वाला। पहला वाला मतलब केवल एक। मामलूक ये फारसी भाषा का शब्द है, ये वाला सही नहीं है और बाकी जितने हैं वो ठीक हैं। तो मामलूक के बारे में जरा देख लेते हैं। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, न कि फारसी, और इसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त होना। गुलामी के बंधन से मुक्त जो माता पिता हैं, यानी जो वंशावली है उससे उत्पन्न जो संतानें होती हैं उन्हें मामलूक का वंशज कहा जाता है। इस तरीके की चीज़ें हैं। और बाकी जो तीनों कथन है वो ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। यही पहला वाला गलत था। आगे बढ़ते हैं, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 66 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी था। ऐबक ने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था वो इल्तुतमिश था, ऐसा माना जाता है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। जो सही हो उसका आपको चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात पहला और तीसरा। पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन ये जो दूसरा कथन है ये ठीक नहीं है। ऐबक ने ही लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था, ये कथन सही नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के जो प्रमुख अंग हैं, जैसे कि इक्ता प्रणाली है, सैन्य व्यवस्था है, मुद्रा प्रणाली है, इसको व्यवस्थित करने का श्रेय ये इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इसी ने सबसे पहले लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो यहाँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश था, न कि ऐबक। तो इसमें दूसरा वाला कथन गलत है और हमें गलत नहीं चुनना था, हमें सही चुनना था। तो हमने पहले और तीसरे को यहाँ देखा और इसी के आधार पर ए वाले विकल्प का चयन किया। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। यहाँ सूचियाँ दी हैं और सूचियों को मतलब यहाँ पे शासकों का नाम सूची 1 में दिया है और जो सूची 2 है उसमें शासकों के शासनकाल का समय दिया हुआ है। आपको सही मिलान करना है और विकल्प तक पहुँचना है। देख लीजिए विकल्प जो है यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ पर शासकों के नाम है। आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, रजिया सुल्ताना है, इसके अलावा अलाउद्दीन मसूद शाह है। इधर सन अवधि दी हुई है 1210 से 1211, 1236, 1236 से लेकर 1240, 1211 से लेकर 1236 और 1242 से लेकर 1246। आप बताइए इसमें से कौन सा सही मिलान होगा। विकल्प भी देख लीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अर्थात ADBCE। पहले वाले का ए होगा, दूसरे वाले का डी होगा, तीसरे वाले का बी होगा, चौथे वाले का सी होगा और पांचवें वाले का ई होगा। इस आधार पे हम इसे मिलाएंगे। प्रश्न संख्या 68 की ओर चलते हैं। यहाँ भी 2 सूचियाँ आ गई। सूचियाँ जो हैं वो चल रही हैं निरंतर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या यहाँ पे जो शासकों के नाम है उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कयूमर्स है, इसके अलावा मोइजुद्दीन कैकुबाद है, मोइजुद्दीन बहराम शाह है, गयासुद्दीन बलबन है और नासिरुद्दीन महमूद है। ये 5 शासकों के नाम दिए हुए हैं। कयूमर्स से शुरू हुआ है और नासिरुद्दीन महमूद पर ख़त्म हुआ है। सूची 2 में सन अवधि दी हुई है, यानी जो बीच की अवधि उनकी है वो दी हुई है। आपको इसको सही मिलान करना है। मिलाकर देखिए कौन सा शासक किस सन से यहाँ पे मेल खाता है, मतलब मैच करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात DABEC। पहले वाले का डी हो जाएगा, दूसरे वाले का ए हो जाएगा, तीसरे वाले का बी हो जाएगा, चौथे वाले का ई हो जाएगा और पांचवें वाले का सी हो जाएगा। इस आधार पे हम इसे मिलाएंगे और यहाँ यही सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती दिल्ली के सुल्तानों के नामों के साथ, जो पूर्ववर्ती दिल्ली थी उसके सभी सुल्तानों के नामों के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का भी नाम शामिल किया था। ये काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था अपने खुतबे में। उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और कुलीनता का कोई मुकाबला नहीं था। यह कथन मिन्हाजुल सिराज का है। मोहम्मद गोरी के 2 प्रमुख विश्वास पात्र दास थे। ये 3 कथन हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्थात केवल दूसरा। जो सही है हमें उसी का चयन करना था। तो केवल दूसरा कथन इसमें ठीक है, अर्थात उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और कुलीनता का कोई मुकाबला नहीं था। यह कथन मिन्हाजुल सिराज का है। जरा व्याख्या देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती दिल्ली के सभी सुल्तानों का नाम सम्मिलित किया था, लेकिन उसमें एकमात्र सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं किया गया था। और वहाँ क्या लिखा है, शामिल किया गया था, इसलिए वो कथन गलत हो जाता है। उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और कुलीनता का मुकाबला नहीं था। यह कथन मिन्हाजुल सिराज का है और यह इल्तुतमिश के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है ये भी मायने रखता है। तो ये इल्तुतमिश के बारे में कहा गया है। मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख विश्वास पात्र दास थे। यहाँ पर दासों की संख्या 3 थी। ताजिजुद्दीन यल्दौज था, इसके अलावा नासिरुद्दीन कुबाचा था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये गोरी के 3 दास थे, यल्दौज, कुबाचा और ऐबक।
इनके बारे में आप जानते रहिए। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाता है, मतलब दूसरा गलत है, माफ़ कीजिएगा, दूसरा सही है और बाकी जो पहला और तीसरा है वो गलत है, केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। इसकी जो जनजाति थी वो तुर्क थी। ऐबक का अर्थ सूर्य का देवता होता है, ये इसका अर्थ बताया गया है। और इसे एक व्यापारी ने निशापुर के बाजार में काजी फकरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी को बेच दिया था। पील बख्श की उपाधि इसने धारण की थी। ये कुछ 4 कथन हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहे गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए, केवल पहला वाला, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और चौथा, या फिर सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी अर्थात केवल पहला तीसरा और चौथा। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। लेकिन दूसरा वाला जो है वो ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है, व्याख्या देखते हैं। ऐबक शब्द जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, चांद का देवता, न कि सूर्य का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे पील बख्श की उपाधि से सम्मानित किया गया था, या खुद ही इसने धारण की थी पील बख्श की उपाधि। इसके अलावा लाख बख्श और हातिम द्वितीय की भी उपाधि इसने धारण कर रखी थी। यह कुरान खां के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसके कई नाम हैं, तो कई नामों को आप देख लीजिएगा। यहाँ पील बख्श है, लाख बख्श है, इसके अलावा हातिम द्वितीय है और कुरान खां है। ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही यहाँ प्रचलित है। और इसका जो शब्द है, मतलब ऐबक जो शब्द है, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। वहाँ सूर्य का देवता लिखा था, इसलिए गलत हो जाता है। तो हम सी का चयन करते हैं, पहला तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ तक हमने 70 प्रश्नों तक अपनी श्रृंखला को पूर्ण किया है। प्रश्नों का सिलसिला अभी लगातार चलेगा, हमें 500 के आंकड़े तक पहुँचना है। और इस पूरे प्रश्नों के दौर में हम अपने मध्यकाल को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न जो है बड़े ही व्याख्यात्मक है, इनकी व्याख्या जो है आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब जो बचा हुआ है वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।